Hello friends, today we are going to discuss our chapter number 7 that is colonialism and imperialism। इस चैप्टर के अंदर हम इस चैप्टर को भी समझेंगे, इससे रिलेटेड पीवाईक्यू भी करेंगे और इस चैप्टर से का जो मैप है वो भी हम कंप्लीट करेंगे। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो गई है तो आप इस चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैंने हिस्ट्री के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है हरियाणा बोर्ड के लिए और उसमें मैंने पीवाईक्यू भी बता रखे हैं आपको और जो भी मैप है चैप्टर से रिलेटेड वो भी हमने कवर किया है। तो इस चैप्टर के अंदर हम मेन टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कॉलोनलिज्म या इंपीरियलिज्म का मतलब क्या होता है, कोजेस फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉलोनी कि क्या कारण रहे थे कि ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया के अंदर कॉलोनी बनाई थी। नेक्स्ट कंडीशंस कंड्यूसिव टू द एक्सपेंशन ऑफ इंपीरियलिज्म, क्या कारण रहे थे जिसके कारण इंपीरियलिज्म एक्सपैंड हुआ था इंडिया के अंदर। एंड नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ इंपीरियलिज्म, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमने सिर्फ इंडिया से रिलेटेड जो भी है वही पढ़ना है, बट फिर भी हम पढ़ लेंगे अगर हमारे सिलेबस में है तो। नेक्स्ट इंपीरियलिज्म इन एशिया के अंदर कैसा इंपीरियलिज्म था और अफ्रीका के अंदर कैसा इंपीरियलिज्म था। और लास्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या इम्पैक्ट रहा था इंपीरियलिज्म का। और इससे रिलेटेड एक और टॉपिक रह सकता है आपका कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉलोनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो पहले समझते हैं मीनिंग ऑफ इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनलिज्म का मतलब क्या होता है। तो देखो कॉलोनलिज्म क्या होता है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ अ पावरफुल कंट्री टू टेक इकोनॉमिक एडवांटेज ऑफ द वीकर कंट्री एंड पुअर कंट्री बाय टेकिंग देम अंडर कंट्रोल। ठीक है, जब एक पावरफुल कंट्री वीक कंट्री के ऊपर अपने इकोनॉमिक एडवांटेज के लिए उसके ऊपर कब्जा कर लेती है, उसके ऊपर कंट्रोल कर लेती है, तब हम इसे कॉलोनलिज्म बोलते हैं। इट्स मेन फाउंडेशन वाज कमर्शियलिज्म। इसका मेन फाउंडेशन क्या होता है कि हम अपना ट्रेड करें और उस ट्रेड से हम अपना प्रॉफिट कमाएं, इकोनॉमी एडवांटेज लें। तो इसमें डिजायर क्या होती है कि हम अपना प्रॉफिट कमाएं और अपनी जो मदर कंट्री है उसकी पावर को इंक्रीज करें। नेक्स्ट कोजेस फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉलोनी, कि इंडिया के अंदर कॉलोनी बनी थी, इंडिया एक कॉलोनी थी ब्रिटिशर्स के लिए। तो क्या कारण रहे थे कि कॉलोनी बनी। तो देखो 5-6 पॉइंट है आपके, तो इसमें से क्वेश्चन ये आ सकता है कि कोजेस बताओ इंपीरियलिज्म ऑफ कॉलोनी के। तो आप कोई भी 5 पॉइंट या 6 पॉइंट लिख सकते हैं एज पर द मार्क्स। तो पहले समझते हैं ट्रिपल जी। इन्होंने ट्रिपल जी की पॉलिसी को चुना कि पहले इन्होंने समझा कि एक तो उस कंट्री के पास गोल्ड होना चाहिए, उसकी ग्लोरी होनी चाहिए, और तीसरी चीज गोल्ड। ठीक है, इंडिया के अंदर ये तीनों चीजें थी। इंडिया को सोने की चिड़िया बोला जाता था पहले, जैसे हमने चैप्टर 6 के अंदर पढ़ा है। तो गोल्ड था, इतने इन्वेजन्स होने के बाद भी इंडिया गरीब नहीं बना। ठीक है, जैसे हमने चैप्टर 6 के अंदर पढ़े मोहम्मद बिन कासिम का अटैक, इतने काफी अटैक हुए थे, बट फिर भी इंडिया गरीब नहीं था। इंडिया का फिर भी गुणगान था पूरी दुनिया के अंदर, और लोग इसमें विश्वास रखते थे, किसमें, गोल्ड के अंदर। द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका बाय कोलंबस, अमेरिका की डिस्कवरी किसने की थी, कोलंबस ने की थी, जिसके कारण अलग अलग जगह पे जोग्राफिकल डिस्कवरी स्टार्ट हो गई थी। तो इसलिए सभी कंपटीशन में आगे थे कि हम वो कंट्री खोजेंगे जहाँ पे ज्यादा गोल्ड होगा। ठीक है, और मेनली यूरोपियन कंट्रीज की यही कंपटीशन लगा रहता था, और बोलते थे कि जिस कंट्री के पास जितना ज्यादा गोल्ड होगा, जितनी ज्यादा प्रोस्पेरिटी होगी, जितना ज्यादा फेम होगा उस कंट्री का, वही ज्यादा पावरफुल मानी जाएगी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, कि रॉ मटेरियल को कहाँ से ले। तो देखो उस टाइम पीरियड पे क्या था, कमर्शियल प्रोस्पेरिटी आ गई थी, बहुत सारी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो गई थी। यूरोपियन कंट्री के अंदर इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो गई थी, तो बहुत सारे लोगों को काम भी मिला। काम मिला तो प्रोडक्शन बढ़ी, प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, आपको रॉ मटेरियल चाहिए। तो यूरोपियन कंट्रीज को लगा कि जो एशिया और जो अफ्रीका है, एशियन कंट्री और जो अफ्रीकन कंट्री है, यहाँ पे हमें रॉ मटेरियल अच्छा मिल सकता है। तो ये इन्होंने यहाँ पे कॉलोनी बनाई, एक ये पॉइंट भी हो सकता है। नेक्स्ट कंजप्शन ऑफ मैन्युफैक्चर गुड, जैसे कि पता है कि एशिया के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन के लोग रहते हैं, तो इन्होंने कमर्शियल अपनी इंडस्ट्रीज बनाई, प्रोडक्शन हुआ, बट इनको कंज्यूम कौन करेगा, एशिया अफ्रीका के लोग। यहीं से ही हम रॉ मटेरियल लेंगे, यहीं से ही हम इनको कंज्यूम करवाएंगे। तो इनका ये भी मेन मोटिव था। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के कारण बढ़ गया था, जिसके कारण अलग अलग इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हो गई थी और रॉ मटेरियल भी आ गया था इनके पास अब तो। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ गया ना, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इंक्रीज होने के कारण इन वेरियस कंट्री ऑफ यूरोप द पॉपुलेशन ऑफ सिटीज हैज इंक्रीज ट्रेमेंडसली एज रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो यूरोप की कंट्री है उसमें भी पॉपुलेशन बढ़ गई थी, जिसके कारण इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। क्योंकि अगर हम हाथ से चीजें बनाए, अगर हाथ से वो चीज दो ही बन पाती है, जैसे मैंने शर्ट की बात की और मेरे को हाथों से अपनी शर्ट बनानी है, तो क्या पता शायद एक दिन में 2 शर्ट ही बना पाऊं। बट लेकिन अगर इंडस्ट्रीज होगी, अगर फैक्ट्रीज होगी, अगर मशीन्स होगी, तो वही शर्ट एक दिन के अंदर हम 30 बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे इन्होंने इंडस्ट्री स्टैब्लिश करी थी। नेक्स्ट अनफेवरेबल क्लाइमेट, तो जो
यूरोप के लोग थे, इन्हें फॉन्ड ऑफ हॉट स्पाइसेस, शुगर, कॉफ़ी, राइस, इन सब चीज़ों का बड़ा शौक था। बट इनके जो एरिया था, इनका जो एरिया था, इसके अंदर अनफेवरेबल क्लाइमेट रहता था, इसके अंदर ये चीज़ें ग्रो नहीं हो सकती थी। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू ग्रो ऑल दिस थिंग्स इन यूरोपियन कंट्री, इसलिए एशिया और अफ्रीका एक ऐसा इन्हें सुटेबल प्लेस मिला इन चीज़ों को ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट, डिजायर फॉर प्रोस्पैरिटी। ठीक है, द अर्ली कॉलोनी वॉज इस्टेब्लिश बाय पोर्टुगल एंड स्पेन एज रिजल्ट ऑफ जोग्राफिकल डिस्कवरी। पहले पोर्टुगल स्पेन के लोगों ने डिस्कवरी स्टार्ट कर दी थी, जिसके कारण फिर यूरोपियन नेशंस ने भी जोग्राफिकल डिस्कवरी स्टार्ट कर दी थी। तो उनकी प्रोस्पैरिटी को देख के, किसकी, पोर्टुगल की और स्पेन की प्रोस्पैरिटी को देख के, तो यूरोपियन कंट्रीज को भी लगा क्यों ना हम भी ऐसे ही कॉलोनी बनाए, ठीक है, और हम भी ऐसे धनवान बन जाए, पूरी कंट्री में हमारा ही गुणगान हो। तो इनका मेन मोटिव था कि हम पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा करें। ठीक है, कॉलोनलिज्म समझ आ गया। अब इसके बाद एक टर्म आती है इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म का क्या मतलब होता है? व्हेन अ पावरफुल एंड एडवांस कंट्री एस्टैब्लिश इट्स अथॉरिटी, अपना रोब जमाती है बाय फोर्स ओवर अ वीक एंड बैकवर्ड कंट्री एंड एक्सप्लॉइट इट पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, कल्चरली, इज कॉल्ड इंपीरियलिज्म। ठीक है, तो देखो, इंपीरियलिज्म का, कॉलोनलिज्म में तो हमने पढ़ लिया कि एक पावरफुल कंट्री एक वीक कंट्री के ऊपर अपने सिर्फ इकोनॉमिक एडवांटेज के लिए अपना कब्जा करती है, तो उसे हम कॉलोनलिज्म बोलते हैं। बट इंपीरियलिज्म एक बहुत बड़ी टर्म है, जिसके अंदर पॉलिटिकल चीजें भी आ जाती है। पॉलिटिकल भी, हम जब एक पावरफुल कंट्री वीक कंट्री के ऊपर पॉलिटिकल भी अपना कब्जा करे, इकोनॉमिक पे भी कब्जा करे और वहाँ के कल्चर पे भी अपना कब्जा करे, तो उसे हम इंपीरियलिज्म बोलते हैं। तो पहले ब्रिटिशर्स आए, ट्रेड करने के लिए आए, उन्होंने कॉलोनलिज्म किया पहले, फिर बाद में हमारा पॉलिटिकल सिस्टम भी अपने हाथों में ले लिया, कल्चर भी हमारे अपने हाथों में ले लिया, तो फिर बाद में ये इंपीरियलिज्म पे आ गए थे। तो द कंट्री इन विच द इंपीरियलिस्ट कंट्री एस्टैब्लिशेस अथॉरिटी इज कॉल्ड कॉलोनी ऑफ दैट इंपीरियलिस्ट कंट्री। तो जो इंपीरियलिज्म वो कहलाएगा जब एक पावरफुल कंट्री एक वीकर कंट्री के ऊपर अपना पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, कल्चरली अपनी अथॉरिटी जमाए उस वीक कंट्री के ऊपर, उसे इंपीरियलिज्म बोलेंगे। नेक्स्ट, बिफोर 1947 आवर कंट्री वाज आल्सो अंडर द ब्रिटिश रूल। 1947 से पहले हमारी कंट्री ब्रिटिश रूल के अंदर थी। ठीक है, तो इंडिया क्या था? एक कॉलोनी था ब्रिटेन के लिए बिफोर इंडिपेंडेंस। तब हम समझते हैं कंडीशंस कंड्यूसिव टू द एक्सपेंशन ऑफ इंपीरियलिज्म। क्या कारण रहे थे, ठीक है, क्या रीजंस हो सकते हैं उसके एक्सपैंड होने के, इंपीरियलिज्म के? तो पहले हम इस स्लाइड को पढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन यूरोपियन कंट्री। यूरोपियन कंट्रीज के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा था, तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी वो बिग फैक्ट्रीज के अंदर चेंज हो गई थी, जिसके कारण लार्ज प्रोडक्शन होने लगा। लार्ज प्रोडक्शन होने लगा तो इन्हें रॉ मटेरियल्स की भी रिक्वायरमेंट हुई, तो इन्हें एशिया और अफ्रीका मिला कि यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन रहती है रॉ मटेरियल्स की, तो हम यहाँ पे चलते हैं और अपनी इंपीरियल कॉलोनी बनाते हैं। फिर कॉलोनी के बाद इन्हें लगा कि यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम तो काफ़ी वीक है, राजा महाराजा इन्वेड करके गए हैं इनको, तो इनका पॉलिटिकल सिस्टम वीक है, क्यों ना हम इस पावरफुल नेशन के ऊपर कब्जा कर लें। जिसके कारण बहुत सी कंट्रीज ने ऑक्यूपाई की बहुत सी कंट्री को इन एशिया एंड अफ्रीका। दस द स्पिरिट ऑफ इंपीरियलिज्म, यहाँ से ही शुरुआत होती है इंपीरियलिज्म की। नेक्स्ट है एक्सेस कैपिटल इन यूरोपियन कंट्री। यूरोपियन कंट्रीज के पास ज्यादा धन आ गया था। कैपिटल का मतलब होता है पैसा, ठीक है, आप समझ सकते हो इससे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के कारण बहुत सारी वेल्थ एक्यूमुलेट हो गई थी यूरोप की कंट्रीज के पास। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि अपनी एक्स्ट्रा बची हुई जो कैपिटल है वो कहाँ इन्वेस्ट करें। अगर ये अपनी कंट्री में इन्वेस्ट करते तो इन्हें कम रेट मिलता, और अगर ये बाहर की कंट्री में इन्वेस्ट करते तो ज़्यादा अमाउंट में रेट मिलता। अब जैसे कि इंडिया है, इंडिया के अंदर कुछ लोग हैं वो चाहते हैं, एक कम्युनिटी के लोग हैं वो चाहते हैं कि हम इंडिया के अंदर रेलवे सिस्टम स्टार्ट करें, ठीक है, या रेलवे छोड़ो हम फैक्ट्री बनाते हैं, चलो। तो फैक्ट्री बनाने के लिए उन्हें पैसा चाहिए, पर पैसे है नहीं उसके पास। तो ये यूरोपियन कंट्रीज के लोग आए, वो ये बोलते कि हम तुम्हें पैसे दे देंगे। तो अगर उन कंट्री की, फिर बाद में उनकी कंट्री की प्रोडक्शन मान लो 1 लाख रुपए हुई है, पूरे मंथ की प्रोडक्शन 1 लाख रुपए, तो जिसमें से जो 25% है वो यूरोपियन कंट्रीज का हो जाएगा उस 1 लाख में से। फिर बाद में धीरे धीरे यूरोपियन कंट्री ने उसका जो पैसा था, जो टैक्स था, वो बढ़ाना शुरू कर दिया, जिसके कारण हमारे कंट्री के लोगों को तो लॉस हुआ, बट फिर इन्होंने क्या कमाया? अपना प्रॉफिट कमाया। तो ये प्रॉफिट कमाने ही आए थे। जो एक्स्ट्रा मनी थी उन्होंने इन्वेस्ट की रेलवे के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर, माइंस के अंदर, इन दी कॉलोनीज ऑफ द कंट्री, अपनी कंट्री की कॉलोनीज के अंदर। नेक्स्ट है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज। तो देखो, मिशनरीज का मतलब होता है कम्युनिटी, तो क्रिश्चियन कम्युनिटी का भी काफी रोल था। तो जो इन्वेजन हुए थे तो वो मेनली आप मुस्लिम के बारे में पढ़ोगे, बट लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे वो ज्यादातर आपको क्रिश्चियन मिलेंगे। इंपीरियलिज्म ऑल्सो रिसीव्ड फुल सपोर्ट फ्रॉम द क्रिश्चियन कैलर्जी का भी बड़ा सपोर्ट रहा था। इन्होंने जो कंट्री होगी जैसे एशिया की, अफ्रीका की, तो उसमें क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड किया।
अब हम पढ़ते हैं बाकी बच्चे 2 पॉइंट को। तो देखो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्वेश्चन ये आ सकता है कि आप रीजन्स दो कि इन द एक्सपेंशन ऑफ इंपीरियलिज्म कैसे एक्सपैंड हुआ, तो क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो आप यही 5 पॉइंट लिख सकते हो। तो मैंने आपको बस बेसिक सा बता दिया है कि ये पॉइंट होंगे, तो आप इसको फर्दर एक्सप्लेन करके लिख सकते हो अपने एग्जाम में, है ना। तो स्पिरिट ऑफ इंपीरियल यूरोपियन नेशनलिज्म के बारे में पढ़ते हैं। जितने भी मेजर यूरोपियन नेशन थे वो इंटरेस्ट थे कि हम पूरे दुनिया के ऊपर कब्जा करें, हम पावरफुल कंट्री बन जाए, जिसके कारण ये ज़्यादा पावरफुल कॉलोनीज बनाने लगे। जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा होगा, जितनी ज़्यादा ग्लोरी होगी, जितना ज़्यादा प्रोस्पेरस होगा, वही पावरफुल समझा जाएगा, इनका मानना था। एक्वायरिंग कॉलोनीज इनका सिंबल बन गया था पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ डिफरेंट नेशन। अब हम पढ़ते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ये चीज़ अच्छी हुई क्योंकि इंडिया के अंदर पहले ट्रेड होता था, कैसे होता था, बैलगाड़ी से होता था। बट इनके आने के बाद हमारा रेलवे सिस्टम स्टार्ट हो गया, हमारा एजुकेशन सिस्टम चेंज हो गया। एज अ रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन्वेंशंस हुई किसकी, स्टीम शिप की, भाप से चलने वाली शिप की इन्वेंशन हुई। टेलीग्राम स्टार्ट हुआ, ईजियर टू टेक पोजेशन एंड रूल ओवर डिस्टिंक्ट लैंड, जिसके कारण आसानी हुई इन्हें अलग अलग लैंड पे कब्जा करने के लिए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड आपका मैप। तो देखो ये एशिया है, ये अफ्रीका है, ये यूरोप है, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये अंटार्कटिका और ये ऑस्ट्रेलिया। तो ये सभी कॉन्टिनेंट आपको पता है, 7 कॉन्टिनेंट होते हैं, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन कैसे आ सकता है। तो देखो मैप आपने करना है फर्स्ट चैप्टर का, सेकंड चैप्टर का, थर्ड चैप्टर का और एक 7 चैप्टर का, इसी चैप्टर का। तो 2 नंबर आपके यहाँ से पक्के करके जाओ हिस्ट्री के मैप के, और मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी मैप के लिए, तो वो भी आप देख सकते हो। तो देखो यूरोपियन कंट्री ने अपनी इंपीरियल पावर स्टैब्लिश करी थी इंग्लैंड के अंदर, फ्रांस के अंदर, पुर्तगाल के अंदर, रशिया के अंदर, जर्मनी के अंदर, इटली के अंदर। तो इन सभी को मैप के अंदर लोकेट करना है। तो देखो ये पूरा एरिया एशिया का है, एशिया के अंदर कितनी है, 2 है, इंडिया है हो गया, और एक ये रशिया हो गया। तो अफ्रीका के अंदर आपको इतनी नहीं मिलेगी जितनी यूरोप की मिलेगी। यूरोप के अंदर यहाँ आपको इटली मिल जाएगा, इटली, पुर्तगाल, फ्रांस, इंग्लैंड एंड जर्मनी। तो ये सभी प्लेसेस आपको याद करने, आपके मैप में पूछा जा सकता है कि जर्मनी को लोकेट करो। आपका जो हिस्ट्री है उसमें से आपका सिर्फ वर्ल्ड मैप ही आएगा। HBSC 2025 का PYQ ऑन दी गिवन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड मैप शो 2 कॉलोनी ऑफ इंग्लैंड इन एशिया। एशिया के अंदर 2 कॉलोनी बताने हैं। तो ये पूरा आपका एशिया यहाँ से यहाँ तक, तो ये 2 कॉलोनी रशिया होगी और एक इंडिया होगी। इंडिया के जो गोवा से लेके यहाँ वाला था, कहीं कहीं आपको मिलेंगे, कुछ तमिलनाडु के अंदर कॉलोनी बना रखी थी, कुछ गोवा के अंदर बना रखी थी, तो ऐसे कॉलोनीज बना रखी थी इन्होंने। फिर 2023 के अंदर पोर्टुगीज कॉलोनी इन इंडिया, यही आया इंडिया से रिलेटेड। मैं कह रही हूँ ना इस चैप्टर के अंदर इंडिया से रिलेटेड आपको ज्यादा मिलेगा। डेवलपमेंट ऑफ इंपीरियलिज्म, इंपीरियलिज्म कैसे डेवलप हुआ एशिया के अंदर, फिर हम पढ़ेंगे कैसे अफ्रीका के अंदर स्टार्ट हुआ। तो देखो कॉलोनी बनी इंग्लैंड की इंडिया के अंदर, पहले पोर्टुगीज आए, डच आए, जिन्होंने ट्रेड किया, फिर बाद में चले गए। फिर बाद में ब्रिटिशर्स आए और फ्रेंच लोग आए जो कि यहीं रहे इंडिया के अंदर और अपना ट्रेड किया इन्होंने। फिर 1757 AD के अंदर ब्रिटिश ने अपना पॉलिटिकल डोमिनेंस स्टार्ट कर दिया था। पहले तो इन्होंने कॉलोनी बनाई, इकोनॉमिक एडवांटेज लिया, अब यहाँ पे पॉलिटिकल डोमिनेंस दिखा रहे हैं, यानी कि अब इंपीरियलिज्म स्टार्ट कर रहे हैं। कब, 1757 के अंदर इन दी बैटल ऑफ प्लासी, एक बैटल की प्लासी की बैटल हुई थी, जिसमें इन्होंने बंगाल के जो रूलर थे सिराज उद्दौला, जो नवाब माने जाते थे बंगाल के, इन्हें हरा दिया और खुद वहां पे रूल किया। तो बैटल ऑफ प्लासी किसके बीच में हुई थी, सिराज उद्दौला के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में। कब हुई थी, 1757 के अंदर। कौन सी बैटल थी, बैटल ऑफ प्लासी। नेक्स्ट बैटल ऑफ बॉक्सर 1764 AD के अंदर, दे ऑब्टेन दी दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा, इन एरिया को इन्होंने कैप्चर किया इन द बैटल ऑफ बॉक्सर। कब, 1764 AD के अंदर। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपने रखनी है कि बैटल किसके बीच में हुई, कब हुई, तो ज़्यादा डीपली इसमें नहीं जाना आपने। फिर ब्रिटिशर्स ने मैसूर को भी ऑक्यूपाई करा, ये भी इंडिया के अंदर आपको मिलेगा, जिस कब 1799 AD के अंदर, और टीपू सुल्तान को हराकर। फिर श्रीलंका में पहले कौन रूल करता था, पोर्टुगीज रूल करते थे, फिर डच लोगों ने रूल किया, फिर फाइनली ब्रिटिशर्स ने रूल किया। और ब्रिटिशर्स यहाँ से बहुत सारा पैसा कमा के ले गए बाय प्लांटिंग टी की प्लांटेशन से या फिर रबर गार्डन्स की प्लांटेशन से। फिर हॉलैंड के अंदर भी कॉलोनीज बनी, पुर्तगाल के अंदर भी। देखो यहाँ पे एक आएगा वास्को डी गामा ने खोज की थी इंडिया की। तो देखो ये बात गलत है, देखिए इंडिया की खोज नहीं की थी, इंडिया तो देखो पहले भी था, बट इंडिया के लिए जो सी रूट था वो इन्होंने इन्वेंट किया था, है ना, डिस्कवर किया था। तो ये बात आप बोल सकते हो, ये नहीं बोलोगे कि वास्को डी गामा ने इंडिया की खोज की थी। वास्को डी गामा ने जो सी रूट था यूरोप से इंडिया का, तो उसकी खोज करी थी। कब,
1498 AD के अंदर। फिर इन्होंने फ्रांस के अंदर भी कॉलोनी बनाई, जर्मन के अंदर भी कॉलोनी बनाई, रशिया के अंदर भी और चाइना के अंदर भी अपनी कॉलोनी बनाई। अब 2023 का क्वेश्चन पेपर है डिफरेंशिएट बिटवीन दी इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनलिज्म। 3 पॉइंट आप 3 मार्क्स का है, तो आप इसमें 3 पॉइंट बना के लिख सकते हो कि कॉलोनलिज्म का मेन क्या रीजन था, इकोनॉमिक एडवांटेज, और इंपीरियलिज्म के अंदर क्या होता है, इकोनॉमिकली भी, कल्चरली भी और सोशली भी आप लिख सकते हो। और इंपीरियलिज्म होने से पहले लोगों ने कॉलोनी बनाई थी, ठीक है। कॉलोनी इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दी इंपीरियलिज्म, और इंपीरियलिज्म एक बड़ा टर्म है, तो आप ऐसे करके लिख सकते हो। नेक्स्ट हम करते हैं अफ्रीका के अंदर भी इंपीरियलिज्म हुआ था, तो किस किस जगह में हुआ था। अफ्रीका को उस टाइम पे डार्क कॉन्टिनेंट बोला जाता था। फिर कॉलोनी बनाई इन्होंने बेल्जियम के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, फ्रांस के अंदर, पोर्टुगल के अंदर भी अपनी कॉलोनी बनाई, जर्मन के अंदर भी और इटली के अंदर भी। इसके भी आगे आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी आपकी बुक के अंदर, बट मेरे को नहीं लगता वो इंपॉर्टेंट है। तो कॉलोनी ऑफ पोर्टुगल के बारे में पढ़ते हैं। इस कॉलोनी को क्या बोला गया था, पोर्टुगीज ईस्ट अफ्रीका बोला गया था। तो देखो अब 2024 का पेपर के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट वर द इफेक्ट ऑफ इंपीरियलिज्म ऑन इंडिया। इंडिया के ऊपर इंपीरियलिज्म का क्या इफेक्ट था, तो उसके 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप ये 5 पॉइंट लिख सकते हो, है ना। तो मैंने आपको समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया, तो पॉइंट्स में आप बना के लिख सकते हैं ना आंसर। पढ़ते हैं इम्पैक्ट ऑफ इंपीरियलिज्म का क्या इम्पैक्ट रहा। इन्फ्लुएंस ऑफ कंट्रीज ऑफ यूरोप, यूरोप की कंट्री का इन्फ्लुएंस बन गया था पूरे वर्ल्ड के ऊपर। यूरोपियन कंट्रीज का जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, जिसके कारण इन्होंने बहुत सारे पैसे कमाने स्टार्ट कर दिए थे बाय प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ गुड्स इन फैक्ट्री। फैक्ट्री के अंदर काफी गुड्स प्रोड्यूस करने लग गए थे। अब इन कंट्री को ज्यादा प्रॉफिट होने लग गया था, तो इन्होंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, इन्वेस्ट करना स्टार्ट करा तो कॉलोनी बनी, कॉलोनी बनी तो ये ज्यादा पावरफुल हो गए थे, है ना। जिसके कारण इन्होंने क्या काम भी करा कि कंट्रीज की आपस में लड़ाई करवा दी, ठीक है, पॉलिटिकली, जिसके कारण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी हुआ था। कब हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 1914 एडी से लेके 1918 एडी तक, और बहुत भयानक हमें रिजल्ट देखने को मिला। नेक्स्ट इंपीरियलिज्म ऑफ इम्पैक्ट ऑफ इंपीरियलिज्म ऑन एशिया। एशिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो देखो 2 पॉइंट है, एक इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा और एक इसका डिजास्टर इम्पैक्ट पड़ा। तो वो समझते हैं। पॉजिटिव इफेक्ट क्या पड़ा, इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करा इंडिया के अंदर, ठीक है, और रोड्स बनाए, रेलवेज बनाए, ठीक है, और व्यापार किया कॉलोनी के अंदर, जिसके कारण ट्रांसपोर्ट भी डेवलप हुआ, जैसे हमने पढ़ा पहले। फिर डिजास्टर्स इम्पैक्ट, बुरा इम्पैक्ट क्या पड़ा, फार्मर्स को काफी एक्सप्लॉइट किया गया, ठीक है। जो फार्मर की कॉलोनी थी, जो पुअर जो लोग थे, उन्हें काफी लॉस देखने को मिला। फिर इंपीरियलिस्ट कंट्री स्टार्टेड बाइंग रॉ मटेरियल फ्रॉम द कॉलोनीज एट चीप रेट। इंपीरियलिस्ट कंट्री ने रॉ मटेरियल लिया चीपर रेट के अंदर, और फिर आगे उसको सेल किया मैन्युफैक्चर करके एट हाइयर प्राइसेस पे। अब हम आगे पढ़ते हैं क्या बुरा इम्पैक्ट रहा था, तो देखो वही पॉइंट। अब देखो मैंने आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है, अब आप को मैं बस पॉइंट बता रही हूँ, आप इस पॉइंट को आगे फर्दर एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हो ना। तो डिस्ट्रप्शन ऑफ सेल्फ सपोर्टिव इकोनॉमी ऑफ द विलेज। सेल्फ सपोर्टिंग यानी कि एक विलेज होता था, तो विलेज के अंदर मान लो कोई एक फार्मर है, फार्मर जो खेती करता था, उसने प्रोडक्शन की वीट की, और उसने कहा कि एक बोरी बार्बर को दे दी, कि भाई नाई को दे दी कि तुम रख लो और पूरे साल मेरी फैमिली के बाल काटते रहना जब भी आए। फिर एक बोरी इन्होंने स्कूल के अंदर दे दी कि पूरे साल मेरे बेटे की पढ़ाई करवा देना। तो ऐसे करके इनका काम चल रहा था, इन्हें पैसे कमाने की जरूरत नहीं थी, ना बेचने की जरूरत थी। बट जैसे ही टैक्सेस इन्होंने इम्पोज करना स्टार्ट कर दिया था ब्रिटिशर्स ने, तब टैक्सेस इन्होंने बोला कि हम पैसे की फॉर्म में ही लेंगे, और पैसे की फॉर्म में लेंगे तो इन्हें फिर बाद में बाहर जो बोरियां थी उन्हें सेल करना पड़ा, ठीक है, जिसके कारण जो सेल्फ सपोर्टिव सिस्टम था इकोनॉमी का, वो डिस्टर्ब हो गया था। फिर ड्रेन ऑफ इंडिया वेल्थ, इंडिया की जो वेल्थ है वो बाहर की कंट्रीज के अंदर जाने लग गई। डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट जो खुद से हाथों से बनी हुई चीजें थी, उसका डिक्लाइन हो गया था, क्योंकि हाथों की बनी हुई चीजें क्या थी, टाइम कंज्यूमिंग थी, और कई बार एरर्स भी हो जाते थे, इतनी सुंदर भी नहीं बनती थी, क्योंकि ह्यूमंस है, ह्यूमन के अंदर एरर भी तो होंगे ना, कई बार गलतियां होती है ह्यूमन से। और फिर अगर इंडस्ट्रीज आ जाएंगी, मशीन्स आ जाएंगी, तो उसमें एरर के चांसेस काफी कम हो जाते हैं, और वो चीज बनी हुई सुंदर भी लगती है। नेक्स्ट प्रमोशन ऑफ इंपोर्ट रादर देन एक्सपोर्ट। इंपोर्ट ज्यादा हो रहा था, एक्सपोर्ट कम हो रहा था, यानी कि क्योंकि उन्हें, हमने एक ये पॉइंट पढ़ा ना कि कंज्यूमर्स चाहिए थे उन्हें, और इंडिया के अंदर पॉपुलेशन ज्यादा थी, एशिया के कंट्रीज के अंदर पॉपुलेशन ज्यादा थी, जिसके कारण इन्हें लोग मिल गए कंज्यूम करवाने के लिए गुड्स। फिर अब आगे इम्पैक्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड पीसन, जैसे लड़ाई हुई थी, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमने पढ़ी थी, बैटल ऑफ बॉक्सर, बैटल ऑफ प्लासी भी हमने पढ़ी थी, जिसके कारण जो हमारा एग्रीकल्चर है वो काफी खराब हो गया था। जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है इंडिया का, तो वहां पे जो खेती बाड़ी है वो इतनी अच्छी नहीं हुई थी। नेक्स्ट प्रोपेगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी भी प्रोपेगेट हुई थी।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज के लिए इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।